हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों आज हम डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 7वां हिस्सा लेके आ रहे हैं, 7वां लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक 6 लेक्चर्स में पूरा का पूरा ऐसे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कवर कर लिया है, जिसमें हमने बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सारा कवर कर लिया है। पर आज हम कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, जेई एडवांस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है उसे देखेंगे। सो आइए आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। प्लीज मेक आउट अ हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और हम यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ और सीधे क्वेश्चंस से ही कर रहे हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1, 2। ठीक है, मुझे क्या बोल रखा है कि x² इज इक्वल टू 4y एक पैराबोला दे रखा है। पहले तो भाई मैं एक रफ स्केच बना लेता हूं। ये मान लो ये मेरा पैराबोला है जिसकी इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4y है। और क्या बोल रखा है दोस्तों, इसमें हमें 1, 2 पॉइंट से जितने भी नॉर्मल्स बन सकते हैं वो सारे बनाने। 1, 2 पॉइंट को भी अगर मैं लोकेट करूं तो 1, 2 अगर मैं इसमें डालता हूं प्रॉपरली पैराबोला की इक्वेशन में तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, मतलब ये बाहर का एक पॉइंट है। ये 1, 2 में मान लेता हूं कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है दोस्तों। और यहां से जब मैं इक्वेशन लिखूंगा नॉर्मल की, मान लो इस तरीके से कहीं नॉर्मल कट होगा तो इसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमें जो पॉइंट दे रखा हो किसी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल के प्रॉब्लम में वो वाला पॉइंट कर्व का ही हो। यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खासकर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के कई सारे क्वेश्चंस हम एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मदद से कर सकते हैं। देखो अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ h, k। ठीक है, यहां पे अपन ऐसा करते हैं, एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं h, k, और यहां पे स्लोप dy/dx हम निकाल सकते हैं, तो हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने h, k अज्यूम किया और डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को x² इज इक्वल टू 4y को। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय dy/dx। dy/dx किसके बराबर हो गया, dy/dx मेरा हो गया x1/2 के बराबर। अगर मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट x1/2 के बराबर है तो ये मेरा m ऑफ टेंजेंट है। अगर मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट x1/2 के बराबर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा होगा -2/x1 के बराबर। ठीक है, ये मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। या x1 मैंने क्यों h और k लिया है तो h और k डालता हूं तो h/2 और यहां भी -2/h के बराबर मेरा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे इक्वेशन लिख सकता हूं। मेरे को k और h पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल की भी इक्वेशन में आराम से लिख सकता हूं। तो कैसे लिख सकता हूं, वही हमारा 2 पॉइंट फॉर्म जो हमने पढ़ा है, दैट इज y माइनस k is equal to -2/h into x minus h, -2/h into x minus h। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों कि ये वाला जो पर्टिकुलर नॉर्मल है ये 1, 2 से पास कर रहा है, तो क्यों ना हम 1, 2 को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दें, है ना। अगर हम 1, 2 को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे तो मुझे मिल जाएगा 2 - k इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 - h। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। और k को यहाँ पे देखो, अगर h, k को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया तो मुझे h² इज इक्वल टू 4k मिल जाएगा। तो k मेरा हो जाएगा h²/4 के बराबर। तो ये मेरा हो गया 2 - h²/4 इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 - h। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों तो देखें हमें क्या मिलता है। अगर मैं इस h को यहाँ पे ले आऊं और उस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मैं माइनस करके जरा इक्वेशन लगा रहा हूं सही, तो ये मेरा हो जाएगा h² - 8
और इस 4 को मैंने वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -8/h इंटू 1 -h। ओके, सो इस -8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मुझे यहाँ पे मिलेगा h³ - 8h इज इक्वल टू, इस 8 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो ये हमें क्या मिल जाएगा, x³ - 8h। ओके, h/2 - 2/h मेरा ये हो गया, h³ - 8h इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है, -2 है, -2 है, ठीक है, तो h इंटू 1 - h है ना। सो यहाँ पे मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे भी साइन की मिस्टेक की है। 2x इज इक्वल टू 4 dy/dx, dy/dx h/2 के बराबर आ गया, 2x/4 h/2 माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/h के बराबर आ गया, इसके इज इक्वल टू -2/h, तो 2 - k इज इक्वल टू h/k। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लगाया था जब इधर किया था, तो है ना, तो इसको भी मैं माइनस करता हूँ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया मेरा h³ - 8h के बराबर, एंड इट इज इक्वल टू 8 - 8h। 8h से 8h कैंसल, तो h³ मेरा 8 के बराबर आ गया, तो यहाँ से h की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। h की वैल्यू अगर 2 में इक्वेशन में डालूंगा तो k मेरा क्या हो जाएगा, k मेरा 1 हो जाएगा, तो h 2 हो गया और k मेरा 1 हो गया। इसी के साथ मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ किसकी, नॉर्मल की। मेरे पास पॉइंट आ गए, स्लोप भी आ जाएगा, अगर मैं h इज इक्वल टू 2 यहाँ डालूंगा तो दैट इज -1। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन मेरी सिंपली आ जाएगी y - 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स, और दूसरा पॉइंट मेरा है 2, दैट इज x - 2। सो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी y - 1 इज इक्वल टू -x + 2, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई y + x इज इक्वल टू 3। ये मेरे दोस्तों नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, और इस नॉर्मल की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इस नॉर्मल की इक्वेशन ही हमें रिक्वायर्ड थी। सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है फ्रॉम द पॉइंट 1,1 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व। ठीक है, मुझे पॉइंट दे रखा है 1,1 और बोल रखा है कि 1,1 से मैंने टेंजेंट डाले कर्व पे, और एक कहां पे पैरामेट्रिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2t - t² और y इज इक्वल टू, अच्छा मेरे को पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है t + t²। ठीक है, मतलब 1,1 से मैंने एक ऐसे कर्व पे 1,1 से मैंने एक ऐसे कर्व पे टेंजेंट डाला जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2t - t², पैरामेट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू 2t - t² एंड y इज इक्वल टू t + t², ये मुझे दे रखी है। और मुझसे पूछा है फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मुझे में निकालना है तो सबसे पहले हम dy/dt निकाल लेते हैं। तो देखो dy/dt मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 + 2t। इसी तरीके से हम dx/dt निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2 - 2t। तो dy/dt और dx/dt दोनों तरफ से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx मेरा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2t + 1 अपॉन 2 - 2t। ठीक है, और ठीक है, फिर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी है तो इसे मैंने लिख लिया y - t + t², मतलब ये t + t² ब्रैकेट में है तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, y - t + t²। स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप मेरा हो जाएगा 2t + 1 अपॉन 2 - 2t के बराबर इंटू x - that parametric equation, that is x - 2t + t²। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई दोस्तों। अब मुझसे ये बोल रखा है कि ये 1,1 से भी पास कर रही है, तो 1,1 को मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ और t की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। जो t की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो मेरी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े तो y और x की वैल्यू मैंने 1,1 डाल दी, तो ये मेरा हो गया 1 - t - t², और इसको मैं सीधे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 2 - 2t इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2t + 1 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू मैंने डाल दी, तो ये हो गया 1 - 2t + t²। सो 1 - 2t + t²। ठीक है, ये हो गया।
तो दोस्तों इसे अपन सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू टी माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब मैं माइनस 2t को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस 2t माइनस 2t इंटू माइनस टी इज प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर इज प्लस 2t क्यूब। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जरा इधर भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। 2t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब और उसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू प्लस 1 माइनस 2t और प्लस t स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। और देखो 2t क्यूब से मुझे 2t क्यूब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 2t से मुझे 2t कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2t स्क्वायर है माइनस 2t और प्लस 2t स्क्वायर से माइनस 2t स्क्वायर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो LHS में मेरे पास बचेगा 2 माइनस 4t और यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर दैट इज माइनस 3t स्क्वायर और प्लस 1 है ना, तो माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। तो इसे इधर ले आते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों, इक्वेशन बन जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3t यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे t माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे t माइनस 1 आ जाएगा। तो t की दो वैल्यू आ गई, t की वैल्यू या तो 1 आएगी या t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। t की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, t की वैल्यू 1 रखूंगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे मिलेंगे 2, x की जगह 2 t इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 और यहाँ पे 2, तो एक पॉइंट यहां से मिलेगा मुझे 1,2 और अगर t की जगह मैंने माइनस 1/3 रखा तो मुझे मिलेगा माइनस 2/3 माइनस 1/9, तो माइनस 6 माइनस 7 दैट इज माइनस 7/9 विच इज इक्वल टू माइनस 7/9 और y मुझे मिल जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1/9। ठीक है, तो ये माइनस 3/9 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2/9। तो माइनस 7/9 कॉमा माइनस 2/9 ये मेरे दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गए। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जेईई मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब और क्या दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। ठीक है, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब और y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, इसके बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही फाइंड करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर की जगह अगर मैं डाल दूं x क्यूब बाय 2, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब बाय 2 और y स्क्वायर की जगह अगर मैं x क्यूब बाय 2 डाल दूं तो ये मेरा हो जाएगा x क्यूब बाय 2 इज इक्वल टू 32x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64x। इधर ले आए तो ये मुझे मिल जाएगा x क्यूब माइनस 64x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 64 दैट इज x माइनस 8 इंटू x प्लस 8। तो मेरे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई दोस्तों, x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया, है ना। सो अगर मेरे को इन तीनों पॉइंट्स पे एंगल निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, पर इसके करस्पॉन्डिंग हम y भी निकालने की कोशिश करें। अगर हम y निकालने की कोशिश करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 8 पे तो कोई y नहीं मिलेगा, मतलब हम मानेंगे कि ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, 0,0 पे एक में निकाल लूंगा। और अगर मैंने x की वैल्यू दोस्तों 8 ली तो y स्क्वायर मेरा हो जाएगा 38 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 256। तो
तो y की वैल्यू प्लस माइनस 16 आ सकती है, तो मैं y की वैल्यू जो होगी वो ठीक है मैं देख लेता हूँ +8 आएगी कि -8 आएगी, हम इसका एक रफ स्केच भी बना लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो y की यहाँ तो दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब मुझे दूसरा दे रखा है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। सो इसका कर्व मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे x y की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो भी x की वैल्यू तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, है ना। सो y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगी मुझे। देखिए अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो x मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो ठीक है, छोड़ो इस सारी चीजों को। y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो y इज इक्वल टू भी अगर आप वैल्यू डाल के देखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको 16 मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स पे जरा हम पॉइंट एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x का dy बाई डी एक्स है 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 32। तो यहां से y डैश मेरा आ जाएगा 16/y1, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट आ गया, और इधर मैं अगर निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा 4y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 4y वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से भी y डैश मेरा क्या आ गया 3/4 x स्क्वायर बाय y1, ठीक है। ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई की बात करूं सो अगर मैं ठीक है, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। अब दोनों के बीच में मेरे को क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 16/0 ये मेरा इन्फिनिटी हो जाए टू 0। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इसके बीच में जो एंगल रहेगा, एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन द कर्व इज 90। एंगल बिटवीन द कर्व कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और एक और पॉइंट मुझे क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ निकाल लेते हैं। अगर मैंने x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 16 लिया तो ये मेरा m हो गया, m1 हो गया 1 के बराबर, और m2 मेरा क्या हो गया जरा देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 16 में m2 मेरा 3 के बराबर हो गया, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64/16, तो 4 होगा और 4 से 4 कट जाएगा 3 के बराबर। तो इनके बीच में m1 क्या होगा, तो हमें पता है tan थीटा एंगल बिटवीन देम इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर हम यही वाला फॉर्मूला लगाएं तो देखो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1, है ना। तो मॉड ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 2/4 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। तो एंगल बिटवीन देम हो जाएगा कितना 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चीजों को सॉल्व कर लिया। दो पॉसिबल एंगल्स निकलेंगे, दो पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है इफ अ रे पासिंग थ्रू a 0,2। तो जो भी डेटा दे रखा है वो पहले मैं लिख सकता हूं। a है जिसका कोऑर्डिनेट 0,2 है, वहां से एक रे गुजर रही है और वो कौन से कर्व पे स्ट्राइक करती है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होके हो जाती है। और ये स्ट्राइक कहाँ पे करती है ये भी बताया हुआ है, ये 2,5 पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। मतलब ये जो 2,5 पॉइंट है ये इस कर्व का है, 0,2 आउटसाइड है। यहां से एक रे गुजर के यहाँ पे किसी कर्व पे स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। और मुझसे पूछा है शायद रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, हाँ रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन है। तो देखो दोस्तों कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को इंटरमिक्स कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि बड़ा आसान है। हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो देखो इंसिडेंट रे की मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इंसिडेंट रे का स्लोप लिख देता हूं।
मैं यहाँ पे स्लोप में डील करूंगा, बाकी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूँ इंसिडेंट रे का। तो स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज 3/2। ये मेरा स्लोप हो गया इंसिडेंट रे का। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि वो टेंजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो dy बाई dx में निकाल लेता हूँ इस वाले कर्व पे। तो dy बाई dx मेरा हो जाएगा किसके बराबर दोस्तों? इट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2 आपने डाल दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 प्लस 1, तो 12 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। तो ये dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर। और dy बाई dx अगर मेरा 9 के बाद हो गया तो स्लोप मेरे को निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का। तो ठीक है, पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का स्लोप, और जो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का स्लोप होगा वही रिफ्लेक्टेड रे और m इज इक्वल टू 9 के बीच का स्लोप होगा, है ना। सो हम ठीक है निकालना शुरू करते हैं दोस्तों। सो स्लोप मैं निकाल रहा हूं, स्लोप या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड टेंजेंट। अगर मैं उसके बीच में एंगल निकालूं तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, जरा देख लो दोस्तों। टेन थीटा मेरा हो जाएगा 9 माइनस 3/2, 9 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 9 इंटू 3/2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया? 18 माइनस 3 दैट इज 15/2 अपॉन 29/2 विच इज इक्वल टू 15/29। ठीक है, तो 15/29 इन दोनों लाइन के बीच में एंगल आया। अब मैं एक और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मान लेता हूं कि उसका जो स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ, लेट अस अज्यूम, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि भाई जो स्लोप है मेरी रिफ्लेक्टेड रे का वो m है, तो इस m का और इसके बीच में भी जो एंगल होना चाहिए वो 15/29 होना चाहिए, और यही मैं tan थीटा लगाऊंगा। तो tan थीटा मेरा हो गया 15/29 विच इज इक्वल टू m माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 9m। अब इसको आप सॉल्व कर लो और m की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, मॉड में लूंगा। आप इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू जो आएगी उसी से हम 2,5 पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख देंगे। तो मैं करके बता देता हूं थोड़ा सा। दैट इज 15 प्लस 15m इज इक्वल टू 29m माइनस 29 इंटू 9, माइनस 29 इंटू 9 कितना हो जाएगा भैया? 290, और उसमें से 29 हटा दो तो 270 और 261 है ना। यस, 261। सो 29 माइनस 15m दैट इज 14m इज इक्वल टू 261 प्लस 75 इट इज इक्वल टू 276। और फिर आप m की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू 276/14, और फिर उसके बाद आपका जो आगे है वो, सॉरी 15 इंटू 9 या 135m होना चाहिए, इट्स माई मिस्टेक, इट इज 135m, है ना। तो चीज अलग होगी फिर। 135m इज इक्वल टू 29m माइनस 261, तो 135 माइनस 29, 135 माइनस 29 कितना हो जाएगा? इट विल बी 106m, इट विल बी इक्वल टू 106m, और यहाँ पे माइनस 261 ये हो जाएगा माइनस 276। यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, और आपने यहाँ पे से m की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये वाला m और ये वाले कोऑर्डिनेट के साथ आप निकाल सकते हो। सो दोस्तों प्लीज आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें मुझे दे रखा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p सच दैट द इक्वेशन px स्क्वायर इज इक्वल टू log x हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। हमें वो वाली वैल्यूज निकालनी है p की जिससे मैं ये वाली चीज को इंश्योर कर सकूं कि मेरा px स्क्वायर इज इक्वल टू जो log x है उसका जो एग्जैक्टली सोल्यूशन हो, एक ही सोल्यूशन हो। सो देखो दोस्तों, मेरे को इक्वेशन दे रखी है px स्क्वायर इज इक्वल टू log x,
अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम इसको ग्राफ से बड़ी आसानी से भी कर सकते हैं और मैं उसी से करने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये P पे हमें कंडीशन डालनी है। अब देखो P जिस तरीके का होगा उस हिसाब से मेरा ग्राफ बनेगा। सो पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि ग्राफ बना लेता हूं log x का। log x का ग्राफ तो मुझे पता ही है किस तरीके से बनेगा। सो देखो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो log x का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। अगर p की वैल्यू मैंने लेस देन 0 ली, सपोज केस 1 में मान रहा हूं कि केस 1 हम मान लेते हैं कि p की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अगर मैंने p की वैल्यू लेस देन 0 ली तो मेरा ग्राफ किस तरह से बनेगा? मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज व्हाट माय ग्राफ विल बी इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ p टू बी लेस देन 0। तो ये p की वैल्यू मैंने लेस देन 0 ली तो ग्राफ इसी तरीके से बनेगा और यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉइंट पे तो मेरा ग्राफ इस log x से कट करेगा ही, मतलब एक सोल्यूशन तो आएगा ही p की लेस देन 0 वैल्यू रखने पे हर केस में। तो p की लेस देन 0 वैल्यू रखी, हर बार सोल्यूशन आ रहा है, मतलब -∞ to 0 ओपन इंटरवल तक तो मेरे इसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूं, p की वैल्यू 0 ले लेता हूं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में अगर मैं p की वैल्यू 0 ले लेता हूं दोस्तों, तो ये वाला जो कर्व है ये बिल्कुल x एक्सिस को सीधे काट देगा, है ना, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ जाएगा और यहाँ पे भी मेरा एक सोल्यूशन मिलेगा, तो 0 भी मेरा एक सोल्यूशन होगा। तीसरा केस है p इज इक्वल टू या p ग्रेटर देन 0। अब क्या p ग्रेटर देन 0 पे ये वाला ग्राफ कट करेगा? वेल यहाँ पे देखना होगा मुझे कि ये तभी एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है जब ग्राफ इस तरीके से चीजों को छू के निकल जाए। अगर ग्राफ थोड़ा और स्टीप हुआ और मान लो इस तरह से गया तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो मुझे p ग्रेटर देन 0 के लिए पर्टिकुलरली सॉल्व करना है। तो मुझे पहले ये सॉल्व करना है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो p ग्रेटर देन 0 अगर मैं लेता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे मुझे ये ग्राफ टच करके निकले तो दोनों के स्लोप सेम होना चाहिए। तो मैं दोनों के स्लोप सेम करने की कोशिश कर देता हूं। अगर मैं दोनों का स्लोप सेम करने की कोशिश करूं तो px² का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो होगा मेरा 2x मल्टीप्लाई बाय p के बराबर, और log ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/x के बराबर। तो ये जो मेरा p है, p मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 1/2x² के बराबर हो जाएगा। पर ये x भी मुझे निकालना है। सो ये x मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? x² को मैं ऐसा करता हूँ log e बाय p ही ले लेता हूँ, है ना। ये जो मेरा x² है, x² को मैं log e बाय p ले लेता हूँ या log ऑफ x टू द बेस e बाय p ले लेता हूँ, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। सो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, सो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरा आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/2x²। तो x² मेरा log ऑफ x टू द बेस e इंटू p हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया log ऑफ x टू द बेस e बाय p, p से p कैंसल, और ये मेरा हो गया log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हो गई मेरी e रेज टू पावर 1/2, और x की वैल्यू में e रेज टू पावर 1/2 डालूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिलेगा। तो x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1/2 पे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा केस 3 में, है ना। सो ये 3 सॉल्यूशन हो गए। तो मेरा फाइनल आंसर इस तरीके से हो गया कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x की पावर e रेज टू पावर 1/2 है, उसे अगर मैं डालूं और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो क्या मुझे मिलेगा। सो p की वैल्यू मुझे निकालनी, तो p की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो p मल्टीप्लाई बाय x² मेरा है e रेज टू पावर 1/2 का 2 दैट इज e, और log ऑफ x टू द बेस e, तो ये हो गया log ऑफ e रेज टू पावर 1/2 टू द बेस e। तो ये मेरा हो गया p इज इक्वल टू 1/2e। तो 1/2e ही एक ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे जहां पे मैं कह सकता हूं कि ग्राफ जो है मेरा एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा। सो दोस्तों बस यही है, ये मेरे पॉइंट आ गए। तो फाइनल आंसर मेरा कुछ इस तरह से होना चाहिए, -∞ to 0 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2e। तो ये हमारी वैल्यूज आएंगी और बस दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी।
So please note it down. After that we will study something about length of tangent, length of normal, subtangent, subnormal, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप पहले इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों वैसे तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल जैसी चीजें पूछ ली जाती है। सो ये भी बड़ा आसान है, मैं आपको जस्ट एक ग्राफ से समझा रहा हूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है और उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आप लिखिए टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, हेडिंग डाल दीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सो आप इसकी हेडिंग डालिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इसमें देखो जरा, मान लो अगर मेरा ये कोई भी कर्व है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं इसका dy बाय dx निकालता हूं, तो इस पॉइंट पे देखो मेरा dy बाय dx अगर निकलेगा, ये थोड़ा सा मैं इसको चलो इसे बना लेता हूं। सो dy बाय dx मान लो अगर मेरा कुछ इस तरीके से रहता है और ये वाला एंगल से थीटा है, सो ये जो मेरा dy बाय dx है ये मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट मेरा x, y है। सो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, इस पॉइंट को से मैं p बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं t बोल देता हूं। तो ये जो मेरी pt लेंथ हो जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू माय लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करूं, तो ये मान लो मैंने यहाँ के पे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा पॉइंट n है। तो ये जो मेरा pn हो जाएगा, इट विल बी माय नॉर्मल। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं तो देखो ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा, ये आप समझ सकते हो। सो यहाँ पे इसको मैंने से s बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया, ठीक है, ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो st जो मेरा रहेगा ये मेरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा और sn जो रहेगा वो मेरा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं इसको y और थीटा के टर्म्स में निकाल सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरा किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरा pt के बराबर हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं या मैं जनरल ये लिखूं, तो ये पूरी की पूरी लेंथ मेरी y1 के बराबर हो गई। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा जो कि मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये y1 अपॉन pt के बराबर, y1 अपॉन pt के बराबर मेरा साइन थीटा हो जाएगा। तो pt को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, pt को लिखा जा सकता है y बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू y कोसेक थीटा, ठीक है। और इस कोसेक थीटा, अब इसको मैं मॉड में डील करूंगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों, और मैं अच्छे से लिख रहा हूं y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा मेरा होता है dx बाय dy, तो 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर। ये मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरीके से मुझे लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सो लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी pn के बराबर। और pn को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, ये मेरा pn है, इसे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इट विल बी माय y बाय pn, है ना, y बाय pn के बराबर हो जाएगा। तो pn मेरा सिंपली हो जाएगा y बाय कॉस थीटा या y सेक थीटा, और सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये मेरा हो जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, और टेन थीटा मेरा होता है dy बाय dx का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोई मेरे से सब टेंजेंट पूछ ले जो कि मेरा ts के बराबर है, तो सब टेंजेंट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ts के बराबर है तो यहां पे भी हम टेन थीटा ही लगा लेते हैं सीधे। तो टेन थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू y जो कि मेरा परपेंडिकुलर है अपॉन बेस दैट इज s टेन थीटा।
तो एस टी मेरा सब टेंजेंट है, तो एस टी सब टेंजेंट है, तो इसे मैंने लिख दिया y बाय टेन थीटा, दैट इज y अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो dy बाय डी एक्स आप इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे भी फाइंड करके कितनी चीजें निकाल सकते हो। इसी तरीके से सब नॉर्मल मेरा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, मेरा सब नॉर्मल हो जाएगा Sn के बराबर, और इसको मैं लिख सकता हूं Sn मेरा किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज cot थीटा, एंड इट इज इक्वल टू माई y बाय Sn। सो Sn मेरा हो जाएगा y tan थीटा, दैट इज y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। सो दिस इज इट। इस तरीके से हमने टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल ये निकाल लिया। इस तरीके से हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ गई। सो प्लीज नोट इट डाउन, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए उसे भी सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2 के बीच में मुझसे बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपसे हमेशा बोलूंगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएं तो बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले हम एक रफ प्लॉट बना लें। अगर मैं इसके में सबसे पहले एक रफ प्लॉट बना लूं तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 में ये मेरा y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस 2। तो यहां से मेरी एक लाइन जो है वो होके गुजरेगी और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, है ना। सो देखो इसको भी अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, तो माइनस 1 बाय 4 है, तो यहाँ पे अगर हमने माइनस 1 बाय 4 से कर्व बनाया तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। अब मुझसे इस वाले कर्व की इस वाले लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए। अब हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे तभी मिलेगी जब यहाँ पे कहीं पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, वो टेंजेंट मेरा इस वाली लाइन के पैरेलल होगा। जब ये वाली चीज होगी तभी मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो dy बाय dx मेरा 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे dy बाय dx मेरा 1 के बराबर है, तो y हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और 2x प्लस 3 को मैं 1 से अगर इक्वेट कर दूं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू मेरी हो गई माइनस 1 के बराबर, है ना। मतलब x की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 इक्वेशन में डालूं तो देखो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0। तो माइनस 1 कॉमा 0 से जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा इस वाली लाइन की, वही वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो मुझे मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो मुझे मिल गया पॉइंट माइनस 1 कॉमा 0। अब मेरे को पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पता ही है, ये मेरी लाइन है दोस्तों क्या, y माइनस एक्स प्लस 2 और ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, माइनस 1 कॉमा 0। सो ये वाला पॉइंट मेरा माइनस 1 कॉमा 0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 एंड इट इज इक्वल टू 3 बाय रूट 2। तो 3 बाय रूट 2 क्या हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया किसी भी पॉइंट का, सॉरी ये मेरा डिस्टेंस हो गया इस लाइन का पैराबोला से क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सो 3 बाय रूट 2 विल बी माई आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। और उसके बाद फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, अ लैंप इज 50 फीट अबव द ग्राउंड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट फ्रॉम अ पॉइंट 30 फीट अवे फ्रॉम द लाइट पोल। ठीक है, पहले जो दे रखा है वो मैं बना लेता हूं। ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा एक लैंप मैंने बना दिया जो कि 50 फीट ऊपर है, तो ये मेरी जो हाइट हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 50 फीट हो जाएगी भाई। ठीक है ना।
और उसके बाद क्या बोल रखा है कि 30 मीटर डिस्टेंस से मैंने एक बॉल को उसी हाइट से ड्रॉप किया। तो ठीक है, ये मेरा 30 मीटर डिस्टेंस भी मैंने बना दिया और मैं मानता हूं कि मैं यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया। तो यहां से मैंने सेम हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, if the ball falls at a distance of 16 feet square 16 t square feet, ठीक है, तो यहाँ पे s मुझे दे रखा है 16 t square feet, तो ये 50 से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे s at any point t हो जाएगा 15 minus 16 t square feet per second, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे जा रही है यहाँ, है ना। तो अगर हम y को यहाँ से मेजर करेंगे तो हमें इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा, है ना। 16 then how fast is the shadow of ball moving along the ground 0.5 सेकेंड लेटर। ओके, तो इसमें बोला है कि 0.5 सेकेंड के बाद शेडो किस तरीके से मूव करेगी। तो पहले ये देख लेते हैं 0.5 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ होगी। अगर मैं यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड डाल दूं तो यहाँ पे मेरी जो बॉल होगी वो कहाँ पे होगी भाई, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/2 डालोगे तो 46 सेकेंड पे कहीं यहाँ होगी और इस तरीके से मेरा एक एंगल बनेगा, है ना। सो ठीक है, ये मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x, ये मुझे दे रखा है 46, ठीक है ना। सो ठीक है, ये तो वैसे ही क्वेश्चन हुआ जैसा अपन ने किया था किसमें, रेट मेजर में। तो एक बार कर लेते हैं भाई इसे। तो s मुझे दे रखा है, मतलब y एट एनी पॉइंट मुझे दे रखा है क्या, y एट एनी पॉइंट मुझे दे रखा है 50 माइनस 16 t स्क्वायर। तो dy बाई dt मेरा किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dt मेरा हो जाएगा -32 t के बराबर, ठीक है। अगर मेरे से कोई x की बात करे या मैं अगर tan थीटा में इस तरीके से चीजों को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या लिखा जा सकता है भैया, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स मैं लिख सकता हूं 50/30 प्लस एक्स, 50/30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 46/x। पर यहाँ पे y तो आया ही नहीं मेरा जो मुझे चाहिए था, क्योंकि y मेरा चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा। ठीक है, अगर कोई मेरे से y एट एनी पॉइंट पूछे तो ये मेरा हो जाएगा 46/x प्लस, तो यहाँ से तो x निकल जाएगा, बट मुझे निकालना है dx बाई डी टी। सो dx बाई डी टी निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ यहाँ। सो y dy बाई डी टी मुझे दे रखा है, तो मुझे y को पहले x के फॉर्म में लिखने की कोशिश अगर मैं करूँ तो एट एनी पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई y होगा, ये वाली चीज तो चेंजिंग है ना। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y/x इज इक्वल टू 50/30 प्लस एक्स, है ना। तो ये मेरा y/x इज इक्वल टू 50/30 प्लस एक्स लिख दिया मैंने, और फिर y को लिखा जा सकता है 50/30 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू दिस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू 30 प्लस एक्स को एज इट इज रखोगे आप, और 50x का डिफरेंशिएशन इज 50 माइनस 50x को एज इट इज रखोगे, और 30 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है। सो इसको मैंने एज इट इज रखा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज dx बाई dt। अब यहाँ से आप चीजों को सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से आ जाएगा। dy बाई dt मुझे 32t दे रखा है, इसे मैं एज इट इज रख देता हूँ, और इसको जरा हम सॉल्व करें तो देखो हमें क्या मिलेगा भाई। यहाँ पे 30 प्लस एक्स इंटू 50, तो 30 इंटू 50 1500 प्लस 50x माइनस 15x से मुझे मिलेगा 1500/30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, मेरा dx बाई डी टी हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -32t मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1500, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1500। t की वैल्यू अगर हमने निकाल ली क्या 1/2, है ना, dt बाई dx। तो t की वैल्यू अगर मैंने 1/2 निकाल ली तो x मुझे मिल जाएगा। तो t की वैल्यू 1/2 पे 46 से आप उसको सॉल्व करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका x भी मिल जाएगा। तो चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 50/30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 46/x। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे
तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 50x इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 46x। सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 46 इंटू 30। तो x हमारा हो गया 23 इंटू 15। सो x की वैल्यू आप 23 इंटू 15 डाल दो और t की वैल्यू 1/2 डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो dx बाई dt आपका हो जाएगा -32 इंटू t क्या हो गया मेरा, t हो गया 1/2, हाफ सेकेंड बोला है, मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस x, तो ये हो गया मेरा 30 प्लस x मेरा क्या हो जाएगा 23 इंटू 15। सो 23 इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन 1500। सो इसको आप सॉल्व करो दोस्तों, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट dx बाय dt। मेरे पास, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मेरे पास आंसर सीधे सीधे दे रखा है, वो लिख देता हूं। मेरे पास इसमें आंसर दे रखा है -1500 फीट पर सेकेंड। मतलब इस तरीके से मेरी शेडो मूव करेगी। किस तरफ? इस तरफ मूव करेगी। माइनस मींस इस तरफ, मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आएगी मेरी शेडो इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कीजिए। फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर जेईई मेंस में आए हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, कर्व मेरे को दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे दे रखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और ये वाला क्वेश्चन मेरा आया था JEE 2009, ये ट्रिपली 2009 में आया था। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक कर्व बना लो रफ, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कुछ इस तरीके से होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, कुछ इस तरीके से मेरा प्लॉट होगा। हमें पता है कि इसका स्लोप जो है वो 1 के बराबर है, तो मेरे को यहाँ पे वो वाले पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे इसका कर्व का स्लोप 1 के बराबर हो। तो इसका dy बाई dx निकालते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और dy बाई dx को मैं 1 के बराबर रखूंगा तो 2y1 इज इक्वल टू 1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। y1 की वैल्यू 1/2 मैंने रखी तो x की वैल्यू हो गई 1/4। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट जो मुझे मिलेगा जिसमें कर्व, ये कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, वो मेरा मिलेगा 1/4 कॉमा 1/2। x हो गया मेरा 1/4, y हो गया मेरा 1/2, तो 1/4 कॉमा 1/2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 का डिस्टेंस मुझे निकालना है 1/4 कॉमा 1/2 से। तो ठीक है भाई, हम निकाल लेते हैं। अगर हम निकालने की कोशिश करें तो देखो मुझे क्या मिलेगा। x माइनस वाई प्लस 1 है, x मेरा क्या है एक बार वापस से चेक कर लेता हूं मैं कहीं गलत नहीं हूं। y मेरा 1/2 है, x मेरा 1/4 है। ठीक है, वैल्यू डाल दो तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 प्लस √2, है ना। सो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/4 माइनस 2/4 दैट इज 3/4 अपॉन √2। तो ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज 3/4√2। ठीक, तो 3/4√2 मेरा आंसर आ गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा √2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3√2/8। और ये आप देख सकते हो कि ये मुझे ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 3√2/8। प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मुझे जेईई 2010 में आया था, उस समय AIEEE का नाम था, तो AIEEE 2010 में आया था। और क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 4/x स्क्वायर विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4/x स्क्वायर में मुझे उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर कोई भी चीज x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसे क्या होता है, मतलब dy बाई dx मेरा क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है, dy बाई dx को जो 0 के बराबर कर देते हैं, तो dy बाई dx मेरा क्या हो गया
0 के बराबर मैं करूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, दैट इज 1 और 4/x² मेरा हो गया -8/x³। तो x³ मेरा 8 के बराबर हो गया, यहां से मेरा x क्या आ गया 2 के बराबर। अगर मेरा यहाँ पे x 2 के बराबर आया, उसको अगर आप सॉल्व करो तो मेरे को पॉइंट मिल गया 2,3। तो क्या पूछा क्या है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर विच द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ठीक है 2,3 मेरा पॉइंट आ गया, तो y-3 स्लोप हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय x-2। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा y = 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हमने पहले तो और अच्छे क्वेश्चंस किए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आराम से हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाना या 2 मिनट में कर पाना संभव है। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो, इसमें मेरे को एक फंक्शन दे रखा है fx = mod of x-2 प्लस x-5। fx मेरे को दे रखा है mod of x-2 प्लस mod of 5-x, और दिस इज व्हाट माय फंक्शन इट इज गिवन हियर, x बिलोंग्स टू r मुझे दे रखा है, और मुझसे दो बात बोली हुई है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं। तो स्टेटमेंट 1 पूछ रखा है कि f'4 0 के बराबर होगा क्या। वेल देख लेते हैं, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। और दूसरा बोल रखा है कि f इज कंटिन्यूअस इन 2 to 5 एंड डिफरेंशिएबल इन 2 to 5। तो f कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा 2 से 5 के बीच में, ऐसा मुझसे कह रखा है। सो देखो किस तरीके से करना है, fx मेरा x-2 × 5-x के बराबर है। सो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दिस इज व्हाट माय x एक्सिस, दिस इज व्हाट माय y एक्सिस, और x की वैल्यू आप 2 से 5 के बीच में लोगे तो ये मेरा मॉड ओपन में खुलेगा x-2 और ये मेरा हो जाएगा 5-x, x-x कैंसल, और 5-2 मेरा 3 के बराबर हुआ, तो 2 और 5, और यहाँ पे मेरा फंक्शन पूरा का पूरा 3 के बराबर हो चुका है, और ये 3 पे मेरा कांस्टेंट है। तो f'4 0 रहेगा, हाँ बिल्कुल f'4 0 रहेगा क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 5, दिख रहा है हमें कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल इन 2 to 5 एंड f2 = f5। ये सारा का सारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पर क्या हम कहेंगे कि f'4 0 है इसीलिए, या जो स्टेटमेंट 1 है f'4 0 इसीलिए क्योंकि फंक्शन 2 से लेके 5 तक कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और f2 = f5 है। नहीं, ऐसा भी फंक्शन हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2। सो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है इफ f and g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0 to 1 सेटिस्फाइंग f0 = 2। क्या क्या दे रखा है मुझे, f0 की वैल्यू 2 दे रखी है और शायद g1 की वैल्यू भी 2 दे रखी है। तो ये मेरे को डेटा दे रखा है, f और g दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमें टेंशन नहीं लेना 0 to 1 में। g0 मुझे 0 दे रखा है और f1 6 दे रखा है, तो g0 मुझे दे रखा है 0 के बराबर और f1 मुझे दे रखा है 6 के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज मुझे दे रखी है, और उसके बाद क्या बोल रखा है, देन फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1 फाइंड। तो c बिलोंग्स टू 0 to 1 में मुझसे कुछ फाइंड करने के लिए बोला है, तो देखो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये मान लेता हूं मेरा x एक्सिस है, ये मैं मान लेता हूं मेरा y एक्सिस है, और f0 मुझे 2 दे रखा है, f1 मुझे 6 दे रखा है। तो ये 2 4 6 मैंने बना लिया, ये मैंने 0 बना लिया, ये 1 बना लिया, है ना। या इसको थोड़ा सा हम डिफरेंस में बना लेते हैं, तो दिस इज व्हाट माय 0 एंड दिस इज व्हाट माय 1। तो f2 से f0 मुझे 2 दे रखा है, f1 6 दे रखा है, तो ये मेरा 2 हो गया और f1 मेरा हो गया 6 के बराबर। तो इसको मैंने इस तरीके से मान लो दे रखा है ना। और क्या बोल रखा है, g0 0 दे रखा है और g1 2 के बराबर दे रखा है। तो ये g1 मुझे मान लो कुछ इस तरह से में क्या चीज सही होगी, और f' के बराबर कुछ चीजें दे रखी, मतलब मैं यहाँ पे LMBT दोस्तों लगाऊं तो ये मेरा कौन सा है, दिस इज व्हाट माय f एंड दिस इज व्हाट माय g। तो आई कैन राइट f'
इज इक्वल टू f(1) माइनस f(0), तो f(1) मेरा 6 के बराबर हो गया, माइनस f(0) मेरा 2 के बराबर हो गया, अपॉन 1 माइनस 0, तो f' मेरा हो गया 4 के बराबर। उसके बाद g' को मैं क्या लिख सकता हूं, g' मेरा हो गया g1 माइनस g0, g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0, सो इट इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू 2, तो ये g' मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो ये मुझे मिल जाएगा f' बाय g' एंड इट इज इक्वल टू 2/1, तो इससे मेरा आ गया g' इज इक्वल टू 2 टाइम्स f'। सो ये मेरा जो रिजल्ट है ये निकल के आ गया, g' इज इक्वल टू माई 2 इंटू f', जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 4, या मैं बता रहा हूं कि ये जो जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया है 2014 का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। सो प्लीज नोट इट। सॉरी, यहां पे कुछ चेंज है दोस्तों, यहां पे f' बाय g' 2 के बराबर है, तो f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स g' होगा। सो f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स g' होगा, और f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स g' है, तो यहां पे मुझे जो आंसर आएगा सही वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन 4 जो रहेगा, दिस विल बी द करेक्ट वन। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है द नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस 2xy माइनस 3y², x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम 1,1 से नॉर्मल अगर डालते हैं तो पूछ रखा है कि वो वापस से कर्व पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2xy' माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1,1 आप डाल दो, तो ये मेरे को मिलेगा 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 4y', इट इज इक्वल टू 0। तो y' मेरा हो गया 1 के बराबर। dy बाई dx अगर मेरा 1 के बराबर हो गया तो ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इट इज इक्वल टू 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो मेरा होगा इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1। सो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस एक्स प्लस 2 आप इस इक्वेशन में डाल के देखो कहीं पे और पे मुझे कोई दूसरा पॉइंट मिल रहा है क्या। अगर मैं डालूंगा तो ये मुझे मिलेगा x² प्लस 2x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, मुझे मिलेगा x² प्लस 4x माइनस 2x² माइनस 3 इंटू x² प्लस 4 माइनस 4x। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x² प्लस 4x माइनस 2x² माइनस 3x² माइनस 12 प्लस 12x। सो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 5x² दैट इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 आप यहाँ पे कॉमन ले लो, आपको मिलेगा x² माइनस 4x प्लस 3। तो एक पॉइंट आ गया x माइनस 1 और एक पॉइंट आ गया आपका x माइनस 3। x माइनस 3 आप जरा यहाँ पे इक्वेशन में डालिए, तो y मेरा कर्व किसके बराबर है, 2 माइनस x के बराबर है ना। x इज इक्वल टू 3 अगर आप डालोगे तो y आपको मिलेगा -1। तो 3, -1 पे हम कह सकते हैं कि ये वाला कर्व पे, इस वाले कर्व पे हमारा नॉर्मल वापस कट करेगा। सो इट विल मीट द कर्व अगेन इन द 4th क्वाड्रेंट। सो इसका ऑप्शन नंबर 4th जो है दोस्तों वो सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन जेईई 2015 में आया था, सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस तरह से दे रखा है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से मुझे दे रखा है। और x की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, x की वैल्यू मुझे दे रखी है
0 से लेके π/2 तक, है ना। x मुझे दे रखा है 0 से लेके π/2 तक, और मुझसे क्या पूछा हुआ है, नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स एट नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू π/6 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब x इज इक्वल टू π/6 से अगर मैं कोई कर्व को ड्रॉ करूंगा तो कहां से पास होगा, ये मुझसे पूछा हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख देंगे हम cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर अपॉन cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 अपॉन cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 स्क्वायर हमारा वो हो जाएगा। तो इसको मैं cos ऑफ x/2 से डिवाइड करके सीधे लिख रहा हूँ यार, 1 प्लस tan ऑफ x/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x/2, और इसे फर्दर लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया, y इज इक्वल टू, ये मेरी इक्वेशन आ गई एक्चुअली। कर्व मेरा इस तरीके से है tan ऑफ π/2 प्लस y इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो dy/dx मेरा यहाँ पे हो गया 1/2 के बराबर। सो दोस्तों यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -2। और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लूँ अगर -2 की, कहाँ से बोल रखी है, x इज इक्वल टू π/6 से बोल रखा है ना। तो x इज इक्वल टू π/6 पे मेरा y π/3 होगा। तो x की वैल्यू अगर मैंने π/6 डाली तो मुझे y जो मिलेगा इट विल बी माई π/3। सो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस π/3 इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस π/6। सो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस π/3 प्लस π/3, तो प्लस 2π/3। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y आपको 2π/3 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा, 0,2π/3 विल बी द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल सेटिस्फाई this equation of normal, or the point 0,2π/3 will lie on this equation of normal. So please note it down friends. So दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है नॉर्मल टू द कर्व y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू x प्लस 6। तो ये मुझे नॉर्मल दे रखा है कर्व में, y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6। ये जो नॉर्मल है, द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब यहां से जब मैं नॉर्मल डालूंगा, जब कर्व इसी यही वाला कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो कहां से पास होगा। तो ठीक है, पहले तो मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल लेता हूं। सो y इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मुझे दे रखा है। अब मुझसे बोल रखा है वेयर द कर्व पासेस थ्रू y एक्सिस, तो कर्व पासेस थ्रू y एक्सिस मतलब ऑब्वियसली x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 आप इक्वेशन में डाल दोगे तो y की वैल्यू 1। मतलब कुल मिला के 0,1 से मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं दोस्तों। तो dy/dx अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 एक्स माइनस 3 को मैंने एज इट इज रखा, x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन इज 1, माइनस x प्लस 6 को मैंने एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे अगर मैं dy/dx निकालूं तो dy/dx अगर हम निकालेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे dy/dx निकालो तो इट विल बी 6 माइनस 30। तो ओके, इट विल बी 6 माइनस 30 अपॉन 36।
तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो dy बाय dx मेरा 1 के बराबर आ जाएगा, और dy बाय dx मेरा 1 के बराबर आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा हो गया -1 के बराबर, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा -1 के बराबर हो गया, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट माय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो मेरा इक्वेशन है नॉर्मल का, यहाँ पे आप वैल्यू डाल के देख लो कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे पॉइंट नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 1,2 1,2 सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 1,2 1,2 होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन तो जो 2018 में आया हुआ है वो करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है इफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, और दूसरा कर्व मुझे दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, बोल रखा है कि इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अगर ये एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको b की वैल्यू निकालनी। तो ठीक है यार, दोनों का dy बाय dx निकाल लेते हैं। तो इसका मैं m1 निकालूं तो ये मेरा m1 किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y y1 इज इक्वल टू 6। तो y1 हो जाएगा मेरा 6 बाय 2 y1। तो यहाँ पे m1 मेरा हो गया 3 बाय y1। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया मेरा 18x प्लस 2by इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। और y डैश मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू -9x1 अपॉन by1। तो इट विल बी इक्वल टू -9x1 बाय by1। और इसको जरा हम सॉल्व करें तो ये मेरा m2 हो गया विच इज इक्वल टू -9x1 बाय by1। तो m1 m2 निकालने की कोशिश करते हैं। m1 m2 इज इक्वल टू 3 बाय y1 मल्टीप्लाई बाय -9x1 अपॉन by1। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -27x1 अपॉन b इंटू y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर को लिखा जा सकता है 6x1 के बराबर एंड इट इज इक्वल टू -1। सो इसको जरा बस हमें सॉल्व ही करना है दोस्तों। तो b मेरा हो गया 27/6। तो b की वैल्यू मेरी आ गई 9/2 के बराबर। ये b की वैल्यू मेरी 9/2 के बराबर आ गई। और ठीक है, ये मेरी b की वैल्यू आ गई। सो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 9/2 है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, ये लेवल था। हमने बस ये सारे क्वेश्चंस देखे जो लास्ट ईयर जेईई मेंस में आए थे। दे आर नॉट दैट मच टफ, आप आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो जेईई मेंस एग्जाम में भी। सो मैं मिसलेनियस का एक और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कुछ और दूसरे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं शायद मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा के, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और आप थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।